Hi everyone. So this is a very important topic because the new Chief Justice of India has been appointed on 26th of August, मिस्टर यू ललित, और उसके बारे में बात करेंगे. इसीलिए टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज इस बार के जुडिशरी के सारे टॉपिक्स ही इम्पॉर्टेंट हैं. सो लेट्स डिस्कस अबाउट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनके अपॉइंटमेंट का जो भी प्रोसीजर है और उसके अलावा जो भी आगे की प्रोसीडिंग्स हैं, पार हैं, और किस तरीके से अपॉइंटमेंट होता है, किस तरीके से रिमूवल होता है, क्या सैलरी प्रोसीजर है, ये सारी बातें करेंगे. सो जस्टिस Uday Umesh Lalit was appointed as 49th Chief Justice of India after President Draupadi Murmu signed his warrant of appointment. So this is like warrant of appointment. President sign करते हैं और उसके बाद इनका अपॉइंटमेंट होता है. Who is Mr. यू ललित? So सबसे पहले बात करते हैं यू ललित है कौन. So Uday Umesh Lalit is a senior judge at the Supreme Court of India. Before जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, ऑफ कोर्स वहीं से ही आएंगे क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनना है तो उसकी एलिजिबिलिटी है. बिफोर हिज एलिवेशन एज अ जज ही वाज प्रैक्टिसिंग एज सीनियर काउंसिल एट द सुप्रीम कोर्ट. तो सीनियर काउंसिल थे वो. दूसरी चीज़ ये है कि सिक्स्थ सीनियर एडवोकेट हैं टू बी डायरेक्टली एलिवेटेड टू द टॉप कोर्ट इन द कंट्री. और उनका अगर बात करें, ही शेड्यूल्ड टू रिटायर ऑन 8th of नवंबर 2022. तो काफ़ी कम ड्यूरेशन का है इनका जो टेन्योर है, क्योंकि आपने सुना होगा कि पर्टिकुलर टेन्योर नहीं है. इट इज़ लाइक 65 ईयर्स होना चाहिए. तो जज के लिए ना तो कोई मिनिमम एज है और मैक्सिमम एज जो है वो 65 ईयर्स है. So he will serve as the Chief Justice of India for a period of 74 days as the 49th Chief Justice of India. Justice Yu Lalit has joined the bar in June 1983. तब तो हम पैदा भी नहीं हुए होंगे, इतनी क्या कहते हैं, काफ़ी पहले से. तो उनका एक्सपीरियंस भी अच्छा है और लोग बात भी कर रहे हैं कि ही इज़ वेरी लाइक डेयरिंग पर्सन. तो लेट्स सी, देखते हैं, बिकॉज एन.वी. रमन ने तो काफ़ी ज़्यादा डेयरिंग चीज़ें करी भी हैं और बोली भी हैं. ही हैज स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग इन सुप्रीम कोर्ट इन 1986. तो 86 में उन्होंने प्रैक्टिस स्टार्ट करी थी. और अगर उनकी बात करें, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी रहे हैं वो. सॉली सब्जी फ्रॉम 1886 to 1992. ललित वॉज डेजिग्नेटेड एज द सीनियर एडवोकेट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. 2004 से काम कर रहे हैं ये. अब बात करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उमेश ललित के बारे में, इनका अपॉइंटमेंट. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एक फैसिनेटिंग तरीके से आई हैव मेंशन हियर. तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि एक बार देख लेते हैं. सबसे पहले तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो conferred by the clause 2 of article 124 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पार देता है प्रेसिडेंट को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट करने की. उसके बाद अगर बात करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑन 27th of August 2022 में चीफ जस्टिस विल बिकम द सेकंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टू बी डायरेक्टली एलिवेटेड टू द सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम बार. तो बार से डायरेक्टली आए हैं, ये एक स्पेशलिटी यहाँ पे कह सकते हो. दूसरी बार आए हैं आफ्टर जस्टिस एसएम सिरकी फर्स्ट थे, उसके बाद सेकेंड ये है. हु सर्व्ड एज द 13 CJI in 1971. जस्टिस ललित वॉज सर्व्ड एज मेंबर ऑफ सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी फॉर 2 terms. ठीक है. सो नो योर CJI, काफ़ी सारी चीज़ें मैं एक बार बता चुकी हूँ उनके बारे में. तो आई थिंक थिंग्स आर क्लियर. सो ये है मिस्टर यू ललित. अब हम बात करते हैं हाउ CJI सेलेक्टेड. ठीक है. तो इसका जो प्रोसीजर है सिंपल, ये मैं जुडिशरी में भी बता चुकी हूँ कुछ चीज़ें, जैसे जजेस का अपॉइंटमेंट है. बट यहाँ पे जो है एक बार फिर से बात करते हैं बिकॉज ये पर्टिकुलर स्पेसिफिक टॉपिक मैंने इसीलिए एलेबोरेट करने का सोचा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो टॉपिक है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है. और उसके बाद जैसे ही पॉलिटी ख़त्म होती है तो हम आंसर राइटिंग के लिए एक लाइव सेशन भी रख सकते हैं. बट लाइव सेशन तब तक पॉसिबल नहीं होगा जब तक आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे, क्योंकि अगर प्रैक्टिस, क्योंकि ऐसे हम ग्रुप बन नहीं पाता है हमारा. लेकिन हाँ, ये है कि हम एक दूसरे को जो अपने आंसर राइटिंग दिखा सकते हैं. सो यू कैन डू वन थिंग, यू कैन जस्ट पोस्ट योर आंसर्स एंड देन कोई और सजेस्ट कर सकता है कि हाँ ये चीज़ें गलत हैं या कि ये ठीक है, तो उसके बारे में भी डिस्कशन कर सकते हैं.
So let's discuss about that. Justice U Lalit is the senior most judge in the Supreme Court now. तो ये कन्वेंशन है या प्रथा है कि जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट में उन्हीं को सीजीआई अपॉइंट किया जाता है. मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज सेज अपॉइंटमेंट टू द ऑफिस ऑफ सीजीआई शुड बी ऑफ द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कंसीडर फिट टू होल्ड द ऑफिस, क्योंकि उनके जितने भी क्राइटेरियाज हैं वो पूरा कर सके और सीनियर मोस्ट जज होने चाहिए सुप्रीम कोर्ट के, उनको एज अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट किया जाएगा. ठीक है. अब प्रोसेस जो बिगन होता है उसके बारे में बात करते हैं. प्रोसेस बिगन्स विद द यूनियन लॉ मिनिस्टर. यूनियन लॉ मिनिस्टर इसका प्रोसेस स्टार्ट कराते हैं सीकिंग द रिकमेंडेशन ऑफ आउटगोइंग सीजीआई. जैसे अगर यूयू ललित का अपॉइंटमेंट होना था या जो भी मतलब सीजीआई का अपॉइंटमेंट होना था न्यू सीजीआई का, तो एनवी रमन्ना ने रिकमेंडेशन दी होगी, लॉ मिनिस्टर ने उनसे रिकमेंडेशन के लिए बात करी होगी कि ये टर्म वगैरह खत्म होने वाला है, सो नया जो अपॉइंटमेंट किया जाएगा उनको आप रिकमेंडेशन दे सकते हो. तो उनकी रिकमेंडेशन पे ही न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट किया जाता है. अपॉइंटमेंट ऑफ सीजीआई. जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. सब क्लॉज 2 124 में है ये याद रखना है ये आर्टिकल. तो ये आर्टिकल जो है इम्पॉर्टेंट हो जाता है. ठीक है. उसके बाद फ्रॉम 1950 टू 1973 द प्रैक्टिस हैज़ बीन अपॉइंटेड द सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट. ये प्रैक्टिस थी. उसके बाद कुछ चेंजेस भी आए थे, फ्लक्चुएशंस आप कह सकते हो. देन एस्टैब्लिश्ड कन्वेंशन वाज वायलेटेड इन 1973. तो 1973 में इसका वायलेशन हुआ था जब आपने देखा था कि केस आया था AN रे वॉज अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बाय सुपरसीडिंग 3 सीनियर जजेस. उनको मतलब उनको बाईपास करके और AN रे को अपॉइंट कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट का जज. तो काफ़ी ज़्यादा उस टाइम पे न्यूज़ में रहा होगा. अगेन 1977 में MU बाग वॉज अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुपरसीडिंग देन सीनियर मोस्ट जजेस. तो फिर ये वायलेट हुआ 77 में. उसके बाद आता है दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ द गवर्नमेंट वॉज curtailed by सुप्रीम कोर्ट इन सेकेंड जज केस. तो आप मैंने सेकेंड जज, फर्स्ट जज, सेकेंड जज एंड थर्ड जज केस आपको ऑलरेडी डिस्क्राइब कर दिया है, इसीलिए सबसे लास्ट में मैं सीजीआई का टॉपिक डिस्कस कर रही हूँ कि ये जो जितने भी पॉइंट्स हैं वो आपको रिवाइज हो जाएंगे यहाँ पे और आपको याद रहेगा ये. सो व्हाट इज द टाइम फ्रेम. टाइम फ्रेम मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ. डजेंट एलोबरेट एनी स्पेसिफिक टाइम फ्रेम. 65 ईयर्स का इनका जो रिटायरिंग एज होती है, मिनिमम एज कुछ भी नहीं होती. सो मिनिस्टर हैज़ टू सीक द सीजीआई रिकमेंडेशन एट द अप्रोप्रिएट टाइम. तो एक अप्रोप्रिएट टाइम पे उनको अपॉइंटमेंट के लिए रिकमेंडेशन ली जाती है. टेन्योर की अगर बात करें स्पेसिफिक और इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी इस बारे में भी पूछ लिया जाता है. तो बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट फिक्स्ड द टेन्योर ऑफ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. तो कोई टेन्योर नहीं है. इट मेक्स 3 प्रोविजंस इन दिस रिगार्ड. होल्ड ऑफिस अंटिल ही एंड शी attains the age of 65 years. Any question regarding the age is to be determined by such authority and in such manner as provided by Parliament. Can resign the office by writing to the President. Can be removed from his office by the President on the recommendations of Parliament. तो इनका removal recommendation Parliament की recommendation पे होता है और can resign from office तो President को ही अपना resignation देंगे CJI. अब हम बात करते हैं मेकिंग फाइनल अपॉइंटमेंट. कैसे होता है इनका फाइनल अपॉइंटमेंट. रिसिप्ट ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ सीजीआई. The Union Minister of Law, Justice and Company Affairs will put up the recommendations to the Prime Minister and Prime Minister will advise the President in the matter of appointment. President of India appoints the Chief Justice of India. क्योंकि ये चीज़ तो आपने देखी क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे ही प्रेसिडेंट अपना डिसीजन लेते हैं. तो प्रेसिडेंट जो सीजीआई का अपॉइंटमेंट करते हैं इन दोनों के रिकमेंडेशंस पे ही करते हैं. ऑफ कोर्स कोलिजियम भी होता है बट ये एक रिकमेंडेशन होती है जो कि प्रोसीजरल है. द अदर जज आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद सीजीआई. तो सुप्रीम कोर्ट के जो और जजेस हैं अगर उनके अपॉइंटमेंट की बात करते हैं तो सीजीआई उनका रिकमेंडेशन देते हैं और उनसे कंसल्टेशन के बाद अपॉइंट किया जाता है. सिमिलरली हाई कोर्ट के जजेस को भी ऐसे ही किया जाता है.
है, जो मतलब उनकी मर्जी के हिसाब से, डीम्स मतलब यहाँ पे नेसेसरी। द कंसल्टेशन विद द सीजीआई इज ऑब्लिगेटरी। ऑब्लिगेटरी का मतलब है कि उनका कंसल्टेशन मैंडेटरी है, कि उनको स्किप नहीं किया जा सकता, उनके अपॉइंटमेंट को वो आपको लेना ही पड़ेगा। आई मीन टू से प्रेसिडेंट को लेना ही पड़ेगा, और जो रिकमेंडेशन वो देंगे उन्हीं के हिसाब से, सीजीआई के रिकमेंडेशन के हिसाब से ही प्रेसिडेंट को अपना डिसीजन लेना होगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अ ब्रीफ बैकग्राउंड। अब बात करते हैं इसके बारे में, हम ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुके हैं, बट इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मुझे इंपॉर्टेंट लगे, तो वो मैं बात करती हूँ, वो डिस्क्राइब करती हूँ आपको। So CJI is Chief Justice of Supreme Court of India as well as the highest rank officer of Indian Federal Judiciary। ये बात आपको याद रखनी है, और ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है अपने आप में जो सेंटेंस है। अपॉइंटमेंट की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, क्वालिफिकेशन की अब बात करते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है। Indian Constitution says in Article 124, Subclause 3, there is order to be appointed as a judge in Supreme Court of India. So द पर्सन हैज़ टू फिट इन द फॉलोइंग क्राइटेरिया। सबसे पहले सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। आई थिंक मुझे लगता है कि ये बात तो आपको और मेरे अलावा किसी और को पता ही नहीं है, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। सो जोक्स अपार्ट, सो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, तो ये तो हमें पता ही है कि फर्स्ट सेंटेंस यही होता है। हैज़ बीन फॉर एटलीस्ट 5 years जज ऑफ अ हाई कोर्ट और 2 or more सुप्रीम सच कोर्ट्स इन सक्सेशन। तो 5 years का उनका जजेस का जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए, और उसके अलावा या फिर 2 or more कोर्स में जो है टेन्योर कंप्लीट किया होना चाहिए। ही हैज़ बीन एटलीस्ट 10 years ऑफ एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट और 2 or more सच कोर्स इन सक्सेशन, या इसी टाइप के 2-3 कोर्स में वर्क किया हुआ होना चाहिए, या 10 years का टेन्योर होना चाहिए हाई कोर्ट में एज एन एडवोकेट। इज इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड डिस्गाइज जूरिस्ट। तो जो जूरिस्ट हैं और प्रेसिडेंट के कंसल्टेशन के बाद जो ओपिनियन ली जाती है उनसे, उसके बाद अपॉइंट किया जाते हैं। अब जजेस के क्वालिफिकेशन की भी साथ साथ ही बात कर लेते हैं। सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, जज ऑफ एन हाई कोर्ट हो तो सुप्रीम कोर्ट में उनको अपॉइंट किया जा सकता है, और 5 years का टेन्योर कंप्लीट किया होना चाहिए उन्होंने हाई कोर्ट में, एज जब जज को सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट किया जाता है। एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट 10 years का जो टेन्योर होना चाहिए। उसके अलावा एज एन एडवोकेट, वहाँ पे जज था और इसमें एडवोकेट है। अगर जज हैं तो 5 years, और अगर एडवोकेट हैं तो 10 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए। शुड बी अ डिस्गाइज्ड जूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट की नज़रों में एक कहते हैं ना कि लॉ को बहुत अच्छा जानने वाले वो होना चाहिए, तो भी अपॉइंटमेंट जजेस का हो सकता है। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट प्रेस्क्राइब्ड मिनिमम एज ऑफ अपॉइंटमेंट। तो एक पर्टिकुलर कोई एज, मिनिमम एज नहीं मेंशन की गई है एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ओथ एंड अफर्मेशन की बात करते हैं। अ पर्सन अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैज़ टू मेक एंड सब्सक्राइब एन ओथ और अफर्मेशन बिफोर द प्रेसिडेंट और सम पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम फॉर दिस पर्पज। In the oath, a judge swear to bear true faith and allegiance to the Constitution of India। सबसे पहले तो फेथ, और ये जो है उनकी जो कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन का पूरे तन मन धन से रक्षा करूँगा, और जो भी उसके ऊपर आँच आएगी तो मैं उसके लिए हमेशा खड़ा रहूँगा। अपहोल्ड द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ये तो इवन एज अ जज नहीं, बट हर इंडियन को ये स्वर लेना ही चाहिए, अपहोल्ड द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी, बिकॉज ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटी भी कह सकते हो। ड्यूली द फेथफुली एंड टू बेस्ट ऑफ द एबिलिटी, नॉलेज एंड जजमेंट, परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ ऑफिस विदाउट फियर और फेवर, अफेक्शन और इल विल। अपहोल्ड, क्योंकि मैं किसी, उनका कहने का मतलब है ना तो मैं कोई किसी का फेवर करूँगा, कोई अफेक्शन से या इस टाइप का कोई भी ऐसा जजमेंट नहीं लूँगा जिससे मेरे जो डेजिग्नेशन की गरिमा है उसको कहीं से भी ठेस पहुंचे। अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ। सो कॉन्स्टिट्यूशन का और जो लॉ का मैं पूरी तरह से पालन करूँगा। So function of Chief Justice of India. As head of Supreme Court, the Chief Justice of India is responsible for the allocation of cases and appointment of constitutional bench which deals with important matters of law in accordance
with Article 145 of the Constitution and the Supreme Court rule of procedure of 1966, the Chief Justice allocates all work to the other judges. On the administrative side, the Chief Justice carried out the following functions. तो सबसे पहले इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल 145 बात करता है, कॉन्स्टिट्यूशन और सुप्रीम कोर्ट जो है रूल ऑफ प्रोसीजर ऑफ 1966 का जो भी पालन करना, एंड द चीफ जस्टिस एलोकेट्स ऑल द वर्क टू द अदर जजेस. तो और उसी के थ्रू जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अदर जजेस को जो उनका वर्क है वो डेलीगेट करते हैं. जैसे एक मैनेजर जो अपने सबॉर्डिनेट को वर्क डेलीगेट करता है, उसी तरीके से आप मान सकते हो इन जनरल, एक कॉमन तरीके से अगर आपको बताऊं तो. मेंटेनेंस ऑफ द रोस्टर, को भी रोस्टर मेंटेन करना, कौन से जज को कौन सा केस देना है, किस तरीके से हियरिंग चलनी है, वो पूरा प्रोसीजर और रोस्टर मेंटेन करना. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रोस्टर बनाते हैं. अपॉइंटमेंट ऑफ कोर्ट ऑफिशियल्स एंड जनरल मिसलिनियस मैटर्स जो भी हैं, कुछ फंक्शनरीज हैं, वो सारे कुछ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया देखते हैं. अब एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स की बात करते हो, सबसे पहले तो ही इज द मास्टर ऑफ रोस्टर. जो भी रोस्टर्स हैं, जैसे फर्स्ट अमंग इक्वल, सबको इक्वली ट्रीट करना. इट इज कॉमन रेफर्स टू ऑफिस एज प्राइमस इंटर पेरिस. इट मीन्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं. ये मैंने नोट्स में भी जो पुराने अभी मैंने जो सुप्रीम कोर्ट आपको डिस्क्राइब किया था तब भी मैंने समझाया था. दिस इज फर्स्ट अमंग इक्वल, सबको समान समझना, ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है. बेसिक सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं कि आप किसी भी अथॉरिटी में हो, किसी भी डेजिग्नेशन पे हो, एक तो आपको पैरिटी मेंटेन करके रखनी है. दूसरी चीज़ है, बिसाइड्स हिज adjudicatory role, the CJI also plays the role of administrative head of the court. तो जितने भी डिसीजंस होंगे, इम्पॉर्टेंट डिसीजन, कौन से जज को कौन सा को क्या कहते हैं केस देना है और किस तरीके की फंक्शनरीज चलेंगी कोर्ट में, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही डिसाइड करते हैं. एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी, द चीफ जस्टिस एक्सरसाइज द प्रेरोगेटिव ऑफ द एलोकेशन ऑफ केस टू द पर्टिकुलर बेंच. किस बेंच को कौन सा, जैसे आपने देखा होगा कि केशवानंद भारती के केस में सबसे बड़ी बेंच थी 13 जजेस की बेंच. जब ये वर्डिक्ट दिया गया उसके बाद 3 जजेस ने रिजाइन कर दिया था. मतलब ये फैक्ट है जानने वाले कि कुछ चीज़ें जो हमें नहीं पता होती. तो मैंने कुछ जो लेक्चर से जब मैंने पढ़ाई की तब मैंने ये चीज़ें जानी. कुछ जो मैगजीन्स वगैरह आती हैं पुरानी यूपीएससी से रिलेटेड, वो देख सकते हो. सो आई विल कम विद द न्यू वीडियो जिसमें कि मैं बताऊंगी कि कौन से 5 इंपॉर्टेंट चैनल्स हैं जहाँ से आप अपनी यूपीएससी की जो प्रिपरेशन है उसको शार्पन कर सकते हो. तीसरी चीज ये है, ऑल्सो डिसाइड्स द नंबर ऑफ जजेस दैट विल हियर अ केस, कि जो जजेस डिसाइड करेंगे कि कौन सा जज कौन से केस को देखेंगे. एंड दस ही कैन इन्फ्लुएंस द रिजल्ट बाय सिंपली चूजिंग जजेस दैट ही थिंक्स मे फेवर अ पर्टिकुलर आउटकम. तो ये चीज़ इसके लिए आप कह सकते हो कि इसका एक ड्रॉबैक भी है कि जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वैसे तो ये डेजिग्नेशन इतना बड़ा है और एक इतना होली आप डेजिग्नेशन कह सकते हो कि उसमें इस तरीके से आर्बिट्रेरी एक्शंस लेना या कोई एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना मुश्किल होता है और इस तरीके के केसेस देखे भी कम गए हैं. बट थ्योरेटिकली हमें ये भी जानना चाहिए कि इसके जो ड्रॉबैक्स भी होते हैं. तो जैसे किसी जज को अपॉइंट कर दिया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने और उनको लगता है कि मुझे बाद में ये जो जज है या ये इंसान है वो मुझे फेवर कर सकता है, तो इस तरीके की फेवरेटिज्म वाली जो नेचर है वो भी डेवलप हो सकती है. सच एडमिनिस्ट्रेटिव पावर कैन बी एक्सरसाइज्ड विदाउट collegial consensus and without any stated reason. तो ये जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है कैन बी एक्सरसाइज, कोलिजियम जरूरी नहीं है कि वो कोलिजियम से डिसाइड करें तभी डिसीजन ले, इसीलिए कहा जाता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की. अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा, रिमूवल ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. ऑल्दो अभी तक ऐसा हुआ नहीं है इंडिया के केस में, बट सिलेबस में है और हमें पता होना चाहिए, तो डिस्कस करते हैं इसके बारे में भी. आर्टिकल 124 सब क्लॉज 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन द प्रोसीजर फॉर रिमूवल ऑफ अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट विच इज एप्लीकेबल टू चीफ जस्टिस एज वेल. क्योंकि 124 सब क्लॉज 4 डिसाइड करता है और जिसमें जो प्रोसीजर दिया गया है चीफ जस्टिस के रिमूवल का, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का, सॉरी दैट इज सुप्रीम कोर्ट जजेस. तो ये
124 सब क्लॉज 4 में दिया गया विच इज एप्लीकेबल फॉर चीफ जस्टिस एज वेल। और दोनों ही प्रोसीजर सेम है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रिमूवल के लिए भी और सुप्रीम कोर्ट के जज के रिमूवल के लिए भी, विच इज क्लियरली मेंशन्ड हियर। तो ये जो नोट्स हैं मैं आपको इसीलिए बता रही थी, सी बिकॉज आई एम नॉट राइट नाउ, आई एम नॉट रनिंग एनी लाइक पेड कोर्स। तो जितने भी पॉइंट्स या जो भी मैं डिस्क्राइब करती हूँ सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो आप लक्ष्मीकांत में पॉइंटर्स बना के चलिए, लक्ष्मीकांत अपने साथ रखिए। मुझे नहीं लगता कि पॉलिटी की ये वाली सीरीज में आपको कोई भी चीज़ छूटेगी, क्योंकि यही मेरा मोटिव है कि एटलीस्ट जो सब्जेक्ट को आप कंप्लीट कर रहे हो, बिकॉज बहुत सारे यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स हैं, बट इफ़ दे आर प्रोवाइडिंग द पेड कोर्स टू यू, तो फिर ये होता है कि यूट्यूब में वो उतना कुछ नहीं दे पाते हैं। ऑलमोस्ट सारे चैनल्स यही करते हैं। इसीलिए मैंने बोला कि जस्ट यूज योर ब्रेन प्रिसाइजली, एंड जब भी आप वीडियो देखो सिर्फ वही चैनल सब्सक्राइब करो आप, जैसे जो एजुकेशन से रिलेटेड है। जैसे अगर आप यूपीएससी, एसएससी, यूपीपीसीएस वगैरह की तैयारी कर रहे हो तो आप एजुकेशनल चैनल्स को ही सब्सक्राइब करके रखो, जिससे कि आपको इधर उधर वाले जो भी नोटिफिकेशंस हैं वो सब ना आए, डिस्ट्रैक्शंस ना हो। सो दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि आप एक फोकस तरीके से तैयारी कर सको अपनी। और बाकी जो भी गोल है, जिस तरीके से कि आप फाइनेंशियल अपने आप को किस तरीके से इंडिपेंडेंट रख सकते हो, उसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि 7-8 साल निकल जाते हैं तब जाके ये एहसास होता है। आई विल शेयर दैट लिंक, वन वीडियो आई वॉज वॉचिंग, जिसमें कि 2-3 सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे थे। नाउ दे आर फैकल्टी एंड दे आर टीचिंग यूपीएससी एस्पिरेंट्स, बट उन्होंने 7 से 8 साल दिए हैं इस पूरी जर्नी को। आपने एक देखा होगा कि एक पोस्ट काफ़ी वायरल हुआ था, ही हैज़ गिवन 11 ईयर्स एंड उनका 11 नंबर से यूपीएससी का एग्ज़ाम रह गया। मेंस भी दिया, प्री नहीं निकला स्टार्टिंग में 2-3 साल, उसके बाद जब प्री निकला फिर उसके बाद मेंस नहीं निकला, फिर लास्ट में अब ये हुआ कि हाँ इतने टाइम देने के बाद भी, एंड नाउ वो बोल रहे हैं कि हाँ, क्योंकि देखिए पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी हमारे हाथ में होती है कि हम किस तरीके से चीज़ों को ले रहे हैं। सो इट डिपेंड्स कि जब आप किसी चीज़ को कर रहे हो तो एक पर्टिकुलर टारगेट बना के चलो, कि सपोज आप 12वीं में तैयारी करना शुरू किया तो 3 साल आप दे रहे हो, ठीक है, ऑलरेडी आप एक अच्छी कंडीशन में हो। उसके बाद ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी आपकी, तब आप अपना फर्स्ट अटैम्प्ट दोगे। 2 साल का अपने पास बफर टाइम रखो, तो आइडियली तो आपने 3 साल जो पढ़ाई करी है अपने कॉलेज टाइम में, तो वो चीज़ें आप कंप्लीट कर चुके हो। तो इसीलिए मैं हमेशा से एम्फेसाइज करती हूँ, मेरी ऑलमोस्ट सारी वीडियोस में मैं डिस्कशन ज़रूर करती हूँ कि कहीं से जो भी, क्योंकि देखिए व्यूअर्स काफ़ी कम हैं कि जो एजुकेशनल वीडियोस देखना चाहते हैं। ये मैंने एनालाइज किया है, कितनी भी अच्छे आप डिस्कशन कर लो, कितना भी किसी को समझा लो, बट द नंबर इज़ वेरी लेस। वहीं आप देखोगे कि किसी का ब्लॉग है या कुछ भी वैसा है कि नॉर्मल इररिलेवेंट कंटेंट है, तब भी देखे जा रहे हैं, मिलियंस में व्यूज़ आ रहे हैं। आप उससे क्या सीख रहे हो ये डिपेंड करता है। सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हो, सिविल सर्विस के एस्पिरेंट हो, यूपीपीसीएस हो, एसएससी हो, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो जो आपको एक सर्टेन टाइम में कंप्लीट करना है, अगर आप उसी और चीज़ों में टाइम वेस्ट करोगे तो फिर ये आपका वैल्यूएबल टाइम कभी वापस नहीं आएगा। सो इसीलिए आपको अपना ब्रेन यूज़ करना है कि क्या सही है मेरे लिए और क्या गलत है। सो लेट्स कम टू द पॉइंट। सो चीफ जस्टिस remains in the office until the age of 65 years, as he can be removed only through a process of removal by parliament. So parliament का एक प्रोसीजर होता है, उसमें सबसे पहले ही और she can be removed by an order of president passed after an address by each house of the parliament. दोनों हाउस में से ये सबसे पहले कंसेंट मिलना चाहिए, जहाँ भी रिजोल्यूशन दोनों में से किसी में भी पास हो सकता है, बाई मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, बाई मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3, 2/3 से, और जितने भी प्रेजेंट एंड वोट से कम नहीं होना चाहिए, अदरवाइज रिजोल्यूशन पास ही नहीं होगा। सो द वोटिंग हैज़ बीन प्रेजेंटेड टू द प्रेजिडेंट इन द सेम सेशन फॉर सच रिमूवल ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूवन मिसबिहेव और इनकैपेसिटी। 2 चीज़ें दे रखी है, मिसबिहेव एंड इनकैपेसिटी, इसके अलावा सच कोई डिटेल नहीं दी हुई है।
अब रिमूवल ऑफ जजेस की बात करते हैं। वो तो वैसे तो सुप्रीम कोर्ट, बट ये कुछ चीज़ें मैंने इसलिए डाल दी हैं क्योंकि इसमें 2-3 जो केसेस हैं वो इम्पॉर्टेंट है। सो अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस बाय एन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट। एक तो या तो प्रेसिडेंट के ऑर्डर पे। द प्रेसिडेंट कैन इशू द रिमूवल ऑर्डर ओनली आफ्टर एन एड्रेस बाय पार्लियामेंट हैज बीन प्रेजेंटेड इन द सेम सेशन। तो एक ही सेशन में पूरा डिसीजन लेके कंप्लीट करना है पूरा जो भी रिमूवल प्रोसेस है। एड्रेस मस्ट बी सपोर्टेड बाय ए स्पेशल मेजोरिटी ऑफ ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। दोनों हाउसेस से ही पास होना चाहिए। ग्राउंड ऑफ रिमूवल इनकेपेसिटी एंड बिहेवियर होना चाहिए। दूसरी चीज़ है जज रिक्वायर एक्ट 1968 के रेगुलेशंस जो थे उसके प्रोसीजर के अकॉर्डिंग प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट के थ्रू जजेस को रिमूव किया जाता है। नो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैज़ बीन इम्पीच्ड सो फार। एंड इम्पीचमेंट मोशन जो स्टार्ट हुआ था 2 जजेस के अगेंस्ट हुआ था। जस्टिस वी रामास्वामी 1991 से 1903 के बीच में रहे थे ये। एंड जस्टिस दीपक मिश्रा 2017 से 18 वर डिफीटेड इन द पार्लियामेंट। तो ये नहीं हो पाया था, इसीलिए अभी तक ऐसे कोई जज नहीं हुए जो कि रिमूव हुए हों। सैलरी और अलाउंसेस की बात करें तो पार्लियामेंट डिसाइड करता है और वो टेन्योर में कम नहीं की जा सकती है। अपार्ट फ्रॉम दिस एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कॉन्सेप्ट समझते हैं। सपोज सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो अवेलेबल नहीं है, ठीक है, बाई एनी चांस वेकेशन पे गई हैं, एब्सेंट हैं, और भी अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू डेथ हो, तो उसके अकॉर्डिंग द प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एज एन एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कि उनको जो होंगे सीनियर मोस्ट जो सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट कर दिया जाएगा उनको। CJI इज एनेबल टू परफॉर्म द duties of the office